हेलो बच्चों। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ठोसों के चुंबकीय गुण। इससे पहले हमने जब बैंड सिद्धांत पढ़ा था तो वो था ठोसों के वैद्युतीय गुण, जिसमें हमने विद्युत धारा का संचालन के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में जिसमें बांटा था, ठोसों को, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम बात कर रहे हैं कि ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं। तो हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के ठोस हैं और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनका व्यवहार भी भिन्न भिन्न रहता है। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो उस दौरान विभिन्न प्रकार के ठोस भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम चुंबकीय गुण की बात करते हैं तो हम ठोसों को विभिन्न भागों में बांट देते हैं, जिनमें से पहला प्रकार के ठोस आते हैं या पहले प्रकार के पदार्थ आते हैं जिनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अभी इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि ये होते क्या हैं, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। नंबर दूसरे आते हैं आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो दूसरे पदार्थ होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरे होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीन प्रकार के पदार्थ हो गए हमारे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा हो गया आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। चौथे प्रकार के पदार्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा पदार्थ हो गया आपका प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। और जो अंतिम पांचवें प्रकार का पदार्थ है जिसे हम कहते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो पांच प्रकार के पदार्थ होते हैं चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, अर्थात वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इनको डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लौह चुंबकीय पदार्थों को कहा जाता है, ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं इन्हें कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों को कहा जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो पांचवा फेरी चुंबकीय पदार्थ है इनको कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं आखिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अब युग्मित होने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जाता है। जैसे हम वहां स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो अपोजिट स्पिन वाले के लिए आपका -½ हो गया, यानी इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर ±½ होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में गति कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में गति कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो हम ये मान सकते हैं कि एकांक आवेश किसी वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, तो हमें मान सकते हैं कि एक एकांक इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, जिसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है।
अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा विपरीत है, तो ये जो ऊपर की ओर स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके चक्रण द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा निरस्त हो जाएगा, यानी इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 और सारे इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले हैं, तो इन सब का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा तो इनके द्वारा चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, अर्थात ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यानी जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के पदार्थ के विषय में बात करते हैं, जो है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थों के विपरीत होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कैसे होंगे, आपके प्रतिचुंबकीय, और जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाए तो वह दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और चक्रण कर रहे हैं। तो क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे कक्षकों में, तो वो सब एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, जिसके कारण ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे जो Fe3 पॉजिटिव, जिस ऐसे पदार्थ जिनमें आपके फेरिक आयन होते हैं, Fe3 पॉजिटिव आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये सब के सब आपके कैसे पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ कहलाए जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त टाइटेनियम ऑक्साइड है, जैसे TiO, ये भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। CuO है, जैसे हमने बताया Cu2 पॉजिटिव आयन है, तो वहां पर वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। VO2 है, वेनेडियम ऑक्साइड, VO2 जो है, ये सारे के सारे कैसे पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब हम तीसरे प्रकार के पदार्थ के विषय में बात करते हैं। तीसरे प्रकार का पदार्थ क्या था आपका, जिसको हमने कहा लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीसरा पदार्थ आपका आ गया लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये ध्यान देना, अब हम जितने भी प्रकार के पदार्थ पढ़ेंगे, चाहे लौह चुंबकीय पदार्थ पढ़ें, चाहे प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ पढ़ें, या जो आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, ये सब के सब अनुचुंबकीय होते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये आशा की जाती है कि ये सब के सब कैसा गुण दिखाएंगे, अनुचुंबकत्व का लक्षण प्रदर्शित करेंगे। अब जो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तो भी चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें एक स्थायी चुंबकत्व का लक्षण आ जाता है। कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो
प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी उनमें एक स्थायी चुंबकत्व का गुण बना रहता है। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थों में ऐसा नहीं होता। अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होगा कि जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो चुंबकत्व का लक्षण भी समाप्त हो जाएगा। यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगे, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी चुंबकत्व का लक्षण रखते हैं। अब लौह चुंबकीय पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका भी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। ठीक, तो ये हुए आपके लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है आपका CrO2, ये एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऐसे ही आपका कोबाल्ट निकिल जो है, आयरन कोबाल्ट निकिल, ये सब आपके इसी प्रकार के पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अब हम आते हैं जो हमारे चौथे प्रकार के पदार्थ हैं, यानी चुंबकीय व्यवहार के आधार पर जो चौथे प्रकार का पदार्थ है जिसको हम नाम देते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ये चौथे प्रकार का पदार्थ है जिसे नाम दिया प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। अब नाम में ही पहले एंटी लग चुका है, एंटी लौह जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, यानी इन पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं लेकिन फिर भी इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में कि जो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और एक बार यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो भी इनका चुंबकत्व का लक्षण बना रहता है। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू, ये 0 होता है। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण शून्य क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब इन पदार्थों को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इनमें जो इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो सही, लेकिन उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर और प्रति समांतर दोनों डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके जो चक्रण हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात समांतर और प्रति समांतर दोनों दिशाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है MnO, ये एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है, जो स्पिन है, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों दिशाओं में व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा निरस्त हो जाता है। इसलिए इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। अब अंतिम प्रकार के पदार्थ के विषय में बात करते हैं, जो है आपका फेरी मैग्नेटिक, जिसको हम नाम देते हैं 5वें प्रकार का पदार्थ, जिसको कहा गया है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये क्या है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या पदार्थ,
ये ऐसे पदार्थ होते हैं, इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो लास्ट के 3 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, चाहे लौह चुंबकीय हो, चाहे प्रति लौह चुंबकीय हो, और चाहे आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ हो। ये जो फेरी चुंबकीय पदार्थ है, ये क्या होता है, इस फेरी चुंबकीय पदार्थ को हम लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर हम इसका हिंदी नाम दें तो इसको कहा जाता है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। नाम से ही आप समझ जाओगे कि ये क्या होते हैं, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये क्या है, देखिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नाम में पता है, देखो लघु यानी कम, लौह चुंबकीय पदार्थ हमने पढ़ा हुआ है अभी। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि जो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, जिनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ यानी जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी जो होते लौह चुंबकीय पदार्थ की भांति हैं, लेकिन उनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है। यानी वो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इसीलिए लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहा गया। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है या स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर और प्रति समांतर दोनों दिशाओं में व्यवस्थित होता है, लेकिन असमान संख्या में। समझ रहे हैं, असमान संख्या यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर चक्रण वाले हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला हो गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चक्रण वाला हो गया, या 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चक्रण वाले और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला, या हम कुछ ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। अब आप इसको देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो संरेखण है, अलाइनमेंट है, वो एक क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक तरीके से अलाइनमेंट नहीं है, यानी समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में असमान रूप से ये संरेखित हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर संरेखित हो गए, 1 नीचे, फिर 1 ऊपर 2 नीचे। अब इस प्रकार क्या होगा कि जब इनका संरेखण हम व्यवस्थित करते हैं, अब देखो इसमें से आप ये देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चक्रण वाला है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला है, तो दोनों का कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 हो गया। ऐसे ही आप यहां देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला है, ये ऊपर चक्रण वाला है, तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण 0। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि नीचे चक्रण वाले हैं, तो इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा। अर्थात केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान देंगे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका चुंबकीय आघूर्ण में कोई भी योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, 0। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ थे, उसमें क्या होता था कि जब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण केवल एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, या तो वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल। अर्थात इसमें जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वो चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान दे रहे हैं। यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यहां भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 के 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल कितने करेंगे, 2, जिनके चक्रण समान दिशा में है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान देते हैं। जैसे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो जो आयरन का जो ऑक्साइड है, जिसको हम कहते हैं Fe3O4, ये जो आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4, ये एक लघु लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसी प्रकार जो आपके मैग्नीशियम के फेराइट हैं, जैसे अगर हम फेराइट का सामान्य सूत्र लिखो तो सामान्य सूत्र होता है M2 पॉजिटिव Fe2O4। ये फेराइट है एक सामान्यतः। ये भी आपका लघु लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, जिसमें M धातु है। कौन सी धातु हो सकती है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कुछ भी। जैसे मैग्नीशियम फेराइट होगा तो MgFe2O4, ये मैग्नीशियम फेराइट हो गया। तो मैग्नीशियम फेराइट जो होगा, ये कैसा पदार्थ है, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई आपके डाउट हैं या कोई क्वेश्चन मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।